हेलो 9th क्लास विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए जैसे रेगुलर बेसिस पे साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ना। तो आज चैप्टर 5 है। रेगुलर बेसिस पे एक चैप्टर मिल रहा है। कल 4 तक मिल चुके हैं, 5 है। 12 चैप्टर है तो 12 दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे क्या रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 नंबर वाले। एग्जाम में हाईली चांसेस हैं कि इसमें आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, 5 में से आपको 3 करने होते हैं। तो या पांचों के पांचों करने होते हैं, तो इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे क्योंकि ये खुद सीबीएसई के द्वारा सजेस्टेड क्वेश्चन है। तो चांसेस हैं कि आएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस है सेल वॉल के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, क्लोरोप्लास्ट के अकॉर्डिंग, वैक्यूल के अकॉर्डिंग। फीचर्स: प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये प्रेजेंट होता है, ये है ही नहीं भैया के पास। शेप इसकी क्या है, रिज्ड है, ये इरेगुलर है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। आगे की बात करते हैं। वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, स्मॉल और एब्सेंट है। लाइसोसोम्स की बात करें तो रेयर है और प्रेजेंट है। सेंट्रीसोल्स की बात करें तो क्या है, कितने लिख पाओगे, 4 याद कर लो। एब्सेंट है, प्रेजेंट है। एनर्जी स्टोरेज कैसी है, स्टार्च है, इसके अंदर इसके पास ग्लाइकोजन है। न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाता है, बहुत अच्छा है। हेट्रोट्रॉफिक है, ये कंज्यूमर है भाई। ये क्या है, ये कंज्यूमर है, ये दूसरों पर निर्भर है, आप और हम जैसा। अब बात करें हिंदी की तो पादप और जंतुओं की कोशिका में क्या अंतर है, तो विशेषता है पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सबसे पहले कोशिका भित्ति, आकार, क्लोरोप्लास्ट, रिक्त रिक्तिका, लाइसोसोम्स। तो उपस्थित कोशिका गुद्दा और अनुपस्थित, आयताकार, अनियमित, लचीला, उपस्थित है या अनुपस्थित है। सिंपल याद करने के लिए है, इस टाइम पे समझाने वाली क्लास तो है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत हो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट इसमें से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। एक शॉर्ट नोट लिखो। तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये यूकैरियोटिक सेल्स सर्विंग एज अ कंट्रोल सेंटर को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी मटेरियल के बारे में बताता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है जो प्रोटीन विच कैरी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आता है रिप्रोडक्टिव सेल ग्रोथ के लिए, है ना। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, सिंथेसाइज आरएनए, कुछ फैसिलिटीज देता है सेल डिवीजन को। अब यहाँ पर बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर न्यूक्लियस उसके लिए पूछ रहा है। तो न्यूक्लियस क्या है, एक एनवलप है पोर्स के लिए। क्या है, एनवलप है जो एक्सचेंज करता है साइटोप्लाज्म के साथ मटेरियल को। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दूसरा है फंक्शन। ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन एंड सेल डिवीजन को। मियोटिस और मियोसिस और मियोटिस के बारे में मैंने बताया। कंपोनेंट्स क्या है, कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है, और क्रोमटिन। क्रोमोसोम डेफिनेशन देनी है, क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस के अंदर। कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनाता है, पेरेंट्स ऑफरिंग कंट्रोलिंग हेरिडिटी। स्ट्रक्चर अपीयर रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, 46 टोटल होते हैं। 23 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 46। इन द एसेंस न्यूक्लियस एक्ट स्टोरेज एंड कमांड सेंटर देता है, वाइल क्रोमोसोम्स आर द ऑर्गेनाइज हेरिडिटी ब्लूप्रिंट्स स्टोर करता है। अब हिंदी वाले हिंदी में देख लो। केंद्रक और गुणसूत्रों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंग है जो नियंत्रण केंद्र के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसमें गुणसूत्र होते हैं, डीएनए प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं, अनुवांशिक जानकारी देते हैं, है ना। और यहाँ पर केंद्रक की संरचना है, केंद्रीय आवरण से घिरा हुआ होता है। कोशिका मस्तिष्क कहलाने वाला अंग जीन अभिव्यक्त और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। घटक केंद्रक द्रव्य, केंद्रक राइबोसोम के गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसको बात करें गुणसूत्र की, तो परिभाषा, केंद्रक में पाई जाने वाली डीएनए प्रोटीन से बनी धागे जैसी संरचनाएं हैं। माता पिता संतान तक अनुवांशिक जानकारी पहुंचाना। संरचना कोशिका विभाजन के दौरान संगत छड़नुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। भंडारण और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अब आगे की बात करें, एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो कि अपने अंदर एक फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन के साथ क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए क्रिटिकल रोल को। सेल डिवीजन, जीन रेगुलेशन, इन सब चीजों को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो आगे जाके क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमटिन
कंडेंसेशन तो डीएनए कंपैक्शन बनता है, जैसे कि पैकेज ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैनेजेबल यूनिट्स होती हैं, प्रोटेक्शन दिया जाता है प्रोटीन को रैप अराउंड डीएनए। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन में काम करते हैं। दो तरह के सेल होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। फंक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ सेल डिवीजन क्या रहेगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है। स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट हो जाती है एक दूसरे के साथ। डिफेक्ट डिवीजन के तरह जो भी चीजें होती है, डिसऑर्डर होता है तो सेल क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डोजेज ऑफ कंपनसेशन। तो ऑर्गेनिज्म विद सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक्स और वाई, एक्स फीमेल, जो कि हाईली बॉडी को बार कर देते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं मेल के साथ। जेनेटिक स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप चाहें तो 3 या 4 पॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 3 पॉइंट कर लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नॉट स्टैटिक स्टोरेज ऑफ डीएनए, डायनामिक स्ट्रक्चर, इंश्योर ऑफ प्रिसाइज के बारे में बताते हैं। मेरे को लगता है अगर आप आगे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी तरफ से बच्चे 4 लिखेंगे तब भी मार्क्स मिलेंगे। इनहेरिटेंस की बात करें, क्रोमोसोम्स आर फिजिकल कैरियर होता है फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन टू द नेक्स्ट पे जाने के लिए। जेनेटिक डाइवर्सिटीज जो बीच में आती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या आती हैं, जैसे कि टेस्टों में 21 डाउन सिंड्रोम्स हैं, स्ट्रक्चर डेलीशन, डुप्लीकेशन। हर बार इतनी नहीं आती और उस पर क्या होता है, मिसकैरेज हो जाते हैं एबनॉर्मलिटीज की वजह से। कैंसर डेवलपमेंट भी बनता है, इनएबिलिटी, चेंज ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं बदल रहा तो कैंसर सेलेक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद साद्रता और गुणसूत्रों के प्रभाव की व्याख्या करें तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के अत्यधिक संतरित संघनित रूप होते हैं जो वंशागति, कोशिका विभाजन और जीन नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि आनुवांशिक सामग्री उत्तरी कोशिकाओं में समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। संरचना और संगठन, क्रोमेटिन संघनन हो गया, डीएनए संघनन, गुणसूत्र लंबे डीएनए अणुओं को संघन प्रबंधनीय इकाइयों में पैक करते हैं जिसमें वे केंद्र के भीतर समाहित होते हैं। सुरक्षा, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है कि गुणसूत्र संघनन में कोशिका विभाजन दौरान क्रोमेटिन क्षण छड़ के आकार की संरचनाओं से संघनित होते हैं। आनुवांशिक सामग्री का संचरण गुणसूत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि डीएनए का उचित प्रतिकृत्रण वितरण हो सकता है। स्पिंडल फाइबर का जुड़ाव सेंट्रोमियर, जहां एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर अलग अलग क्रोमेटिक्स से जुड़ते हैं। अब उसके बाद बात करें विभाजन के दोष, तो अनुचित संघनन और पृथक्करण से एन्यूलाइपोडी हो सकती है जिसमें अनुवांशिक विकार और मृत्यु, कैंसर हो सकता है। जीन का नियमन प्रभाव भी क्या है, यहाँ पर बढ़ता जाता है। और उसके बाद अनुवांशिक स्थिरता और विविधता, पीढ़ी दर पीढ़ी भौतिक वाहक चेंज होते रहते हैं। 5 पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट आप कर सकते हैं। और गुणसूत्र संबंधी क्या परिणाम होते हैं वो भी लिखा है। कैंसर का विकास होता है, डीएनए भंडारण नहीं होता जिस कारण से मिसकैरेज हो जाता है, प्रजनन में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सेल। तो कॉन्ट्रेशन सोल्यूशन इफेक्ट सेल थ्रू द ऑस्मोसिस डिटरमाइनिंग द वाटर एंटर लीव्स सेल वॉल्यूम शेप बेस्ड ऑन द टोनिसिटी सराउंडिंग मीडियम। सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। सेल अगर फूल जाता है तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और स्टेबल रहता है, कोई चेंज नहीं आता तो उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन कॉन्संट्रेट कॉन्संट्रेशन सेल्स के अंदर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों के बारे में बताया। हाइपोटोनिक हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड होता है, सेल कई बार श्रिंक भी हो जाते हैं अगर पानी बाहर निकल जाता है तो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड होता है जो कि लोअर देन इनसाइड मूव इनटू द सेल। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता, वैसे के वैसे ही रहता। आ रहा हूँ। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव कीजिए। तो विलयन की सांद्रता का परासरण कोशिका को प्रभावित करती है। इससे निर्धारित होता है कि जल अंदर प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा। परिणाम स्वरूप आपस के माध्यम की टानिकता के आधार पर कोशिका का आयतन और आकार क्या होता है, बदल जाता है। विलयन की सांद्रता पर कोशिका का प्रभाव, तो अति वक्र विलयन है, कोशिका के बाहर विलय पदार्थों की सांद्रता अंदर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अल्प वक्र विलयन में बाहर से निम्न सांद्रता, विलय पदार्थों की सांद्रता अंदर की तुलना में कम होती है। समदाबीय विलयन में पदार्थों की सांद्रता अंदर की सांद्रता के क्या होती है, बराबर होती है। इसमें पहले वाले में सिकुड़ जाते हैं, इसमें थोड़े से फूल जाते हैं, और तीसरे वाले में कोई चेंज नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हु प्रपोज द सेल ऑफ थ्योरी। अरे है भैया। हु प्रपोज द सेल ऑफ थ्योरी, व्हाट आर हिज पोस्टुलेट्स।
आंसर है इसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड वन और मोर सेल से मिलकर बना होता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या हो गया? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल को राइज करने वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, और इसका ओमिनस सेलुला ई सेलुला अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना रुडोल्फ के द्वारा 1855 में इनको लाया गया था। बायोलॉजी मॉडर्न चीजों को बताती है, प्रोसेस को बताती है, मेटाबॉलिक हेरिडिटरी प्रोसेस को बताती है। प्रिंसिपल ऑफ सेल का बेसिस जो है वो मॉडर्न बायोलॉजी है आज के टाइम में समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, कोशिका के सिद्धांत किसने प्रभावित किए हैं, और यहाँ पर है कि इसके सिद्धांत क्या है, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना कार्यात्मक इकाई होती हैं, और इनको रोडोल्फ विर्चो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यही है, बहुत छोटा सा था। Question number 6, what are the chloroplast? Explain its structure and its function. तो chloroplast are specialized होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ऑर्गेनल प्लास्टिड फाउंड टू प्लांट एंड एल्गे सेल्स के ऊपर काम करते हैं। कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, यूजिंग द क्लोरोफिल। दे आर ग्रीन ओवल शेप स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग देयर ओन डीएनए, असेंशियल प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द प्लांट के ऊपर काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने सारे दे रखे हैं, देखो, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, स्ट्रोमा, थाइलॉक्साइड, ग्राना और फोटोसिस्टम। आप इसमें से कोई भी आपको सही लगे तो आप 3 पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर, कि आउटर मेम्ब्रेन, प्रियम्बल, इनर मेम्ब्रेन लेस प्रियम्बल होती है जो कि एनक्लोज करती है क्लोरोप्लास्ट को। यहाँ पर सर्कुलर ऑफ डीएनए की बात की जाती है। इसके अंदर आपके पास एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोरोफिल को पिगमेंट में कंटेन करता है। फोटोसिंथेसिस पता ही है। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और है, 1 मिनट, नो क्वेश्चन होंगे शायद ये। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस प्रीलिमिनरी फंक्शन है जो कन्वर्ट करती है सनलाइट, वाटर, CO2, ग्लूकोज को। लाइट डिपेंड करती है रिएक्शन को, थाइलॉक्साइड एंड काल्विन अकर्स इन स्ट्रोमा। ये हिंदी में मैंने दिया हुआ। अब हिंदी में क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसकी संरचना के कार्य क्या है, तो शैवाल कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली बोलते हैं इसको। अंग प्लास्टिड होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होते हैं। क्लोरोफिल का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर लेता है, परिवर्तित कर देता है। ये हरे अंडाकार आकार की संरचनाएं होती हैं जिनमें स्वयं डीएनए होता है। कोशिका संरचना में क्लोरोप्लास्ट अत्यधिक संगठित होता है। दोहरी संरचना झिल्ली का आवरण होता है। परागम्य और कम परागम्य वाली झिल्ली जो होती है, बाहरी झिल्ली परागम्य होती है जो चीजों को बहुत आसानी से अपने अंदर नहीं आने देती, लेकिन आंतरिक झिल्ली जो होती है वो कम परागम्य होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट को घेरे रहती है। स्ट्रोमा की बात करें तो थाइलोक्लाइड घेरने वाला संघन है। थाइलो आप चाहो तो इसके 3 या 4 पॉइंट कर लो, आगे वाले हो सकता है कि आपको थोड़े से टफ लगे। प्रकाश तंत्र भी है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करूं यहाँ पर, प्राथमिक कार्य जो है वो सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 और ग्लूकोज को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं जो होती हैं झिल्लियों में एटीपी का उत्पादन करती हैं। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं ये स्ट्रोमा होती है, एटीपी का उपयोग करके CO2 को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। मैं अब आगे की बात करूं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या है, वर्सेटाइल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशंस का काम करते हैं, प्लांट सेल्स को रिजिडिटी, शेप और सिक्योरिटी देते हैं। वेस्ट डिस्पोजल के अंदर क्या है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प करते हैं। अब है रिक्तिकाओं का कार्य क्या है, तो ये रिक्तिकाओं का कार्य ही मैंने ऊपर बताया है सारा का सारा। यहाँ पर बहुमुखी झिल्लीबद्ध अंगक हैं जो मुख्य रूप से भंडारण, अपशिष्ट निपटान, संरचना अखंडता बनाए रखने के कार्य करती है। ये पोषक तत्व, वर्णक और विषाक्त पदार्थों को धारण करती है। भंडारण पोषक तत्व यानी आयन पोषक तत्व का भंडारण करती है। आच्छादन दाब क्या होता है, ये रिक्तिकाओं की कोशिका भित्ति के दाब बनाने में काम आता है। अपशिष्ट निष्पादन, जो भी चीजें हानिकारक होती हैं उसको बॉडी से क्या करा जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एनिमल प्लांट से। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो, जो मुझे लग रहा है कि आता ही आता है, आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एटीपी, एंडोसाइन ट्राइफोसेट, और एक एक इसका फंक्शन भी पूछा जाता है। तो एनर्जी करेंसी है ये बेसिकली।
ये सेलुलर प्रोसेस है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, नर्व इम्पल्सिस में काम आता है, ट्रांसमिशन में काम आता है। डीएनए डायोराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये कंटेन करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वाइटल रोल ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन ऑफ जीन्स के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पर मैंने ना इसका हिंदी भी दे दिया है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिएगा। मैं इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ, बट समझा नहीं रही। पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, लैंग्वेज बहुत इजी है। ऊर्जा मुद्रा, एक बार कहोगे तो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। आगे चलो, व्हाट हैपन इफ वी गिव टू मच फर्टिलाइजर टू द रूट ऑफ द प्लांट। क्या होगा अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे? तो फर्टिलाइजर बर्न हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है जो कि नेचुरल वाटर प्रोसेस को एक्समोसिस कर देगा। वाटर आउट ऑफ द रूट्स लीडिंग ऑफ श्रिवल्ड ब्लैक एंड रूट्स, रूट काली हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। की कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे इसमें? सबसे पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा कि सॉल्ट फर्टिलाइजर डैमेज कर देती है रूट टिश्यू को। दूसरा क्या आएगा? वाटर लूज हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। लीफ भी डैमेज हो जाएंगी, स्टेम भी डैमेज हो जाएंगी। ग्रोथ ऑफ कम होगी, सॉइल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ज्यादा फर्टिलाइजेशन को यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर फिर उसको फिक्स करना है, और यहाँ पर फिर ये हिंदी के लिए क्वेश्चन है कि उर्वरक डालने से उर्वरक जलन हो जाती है, प्रक्रिया उलट जाती है। अत्यधिक उर्वरक डालने से मुख्य परिणाम जड़ को नुकसान होता है, हानि को नुकसान, जल को नुकसान होता है, पत्ते और तने को नुकसान हो जाएगा, मृदा जो है वो असंतुलन हो जाएगी, पीएच लेवल गड़बड़ा जाएगा। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। इसका उपचार क्या है कि उर्वरक डाल दिया तो तुरंत पतला करना जरूरी होगा, मृदा की धुलाई करनी जरूरी होगी, उर्वरक हटाना जरूरी होगा। ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के 9 क्वेश्चन, 9 क्लास लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। इसको करना बहुत जरूरी है, पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे। थैंक यू।